तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मधु गुप्ता चैनल पे स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें बात करी थी कि यही टॉपिक था, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये टॉपिक था। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक बात कर ली थी। आराम से मैंने आपको डिटेल में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। अगर वो समझ में नहीं आया ना तो ये मान के चलना आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों ही समझ में नहीं आएंगे। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए, वैलेंस शेल का मतलब पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब पता होना चाहिए, जब जाके आप आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कभी आपने जब 10th क्लास में चैप्टर 3 पढ़ रहे होंगे कहीं भी, तो आपने कभी सोचा कि यार ये मेटल्स जो हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम क्लास 8 से ही पढ़ते हुए आते हैं। नई बात क्या आती है 10th क्लास में? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है ना। तो आप मेटल्स की डेफिनेशन, मैं बच्चों से जब मेटल्स की डेफिनेशन पूछता हूं तो वो पता है क्या बताते हैं कि सर मेटल शाइन होता है, ठीक है, लस्ट्रस होता है, शाइनिंग करता है, ठीक है, मेलिबिलिटी होती है सर उसकी, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। मैंने बोला भाई मैंने डेफिनेशन पूछी है, मैंने क्या पूछी है? डेफिनेशन पूछी है। तो फिर उनका सर डेफिनेशन क्या होती है मेटल्स की, ऐसा चेहरा हो जाता है। तो मेटल्स की जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें बेटा, आपने जो पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको यहाँ पे सब कुछ एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। जो जो चीज रिक्वायरमेंट है और जो जो आपके आने वाली है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, नंबर अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो नंबर का ज्यादा मत सोचा करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब मेरे को पता है कि हर कोई यही बोलता है, लेकिन अगर आप लिटरली में कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो आपको ये वन शॉट और ये जो लास्ट में माहौल बनता है ना सीबीएसई का, कि मैं तो एक वीडियो में सब कुछ करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसा ठीक है। आप अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले, ठीक है। चलिए आइए, तो मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है, अगर मैं यहाँ पे मेटल्स लिखूं, यहाँ पे नॉन मेटल्स लिखूं, ठीक है, यहाँ पे मेटल्स लिखूं, यहाँ पे नॉन मेटल्स लिखूं, तो मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्यों, किस लिए? जैसे आप सोडियम मेटल पढ़ते हैं, सोडियम मेटल होती है, सब बच्चों को पता होगा सोडियम मेटल होती है। तो जब आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा था मैंने लास्ट क्लास में? 2,8,1। अब आप एक चीज बताइए, कोई भी 10th क्लास तक मैं आपको बता देता हूं, सारे एक लाइन बड़ी प्यारी लिख रखी है एनसीईआरटी ने, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं एनसीईआरटी पे, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन उठ के आता है। हाँ जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि भैया उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। जी हाँ, अगर कोई एलिमेंट है तो वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है। और तुम्हारे लेवल तक कंप्लीट की भाषा में समझा देता हूं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स का तुम बॉन्ड देखोगे, लिथियम को छोड़ दो, वो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, वो बात भी नहीं करते अपन उसके बॉन्ड की, ठीक है। हाँ दे रखा है एनसीईआरटी ने LiCl का एग्जांपल, तो लिथियम का भी ले लो कि हाइड्रोजन, लिथियम, ये एलिमेंट्स कौन सी मेटल्स है ना। हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल्स की कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि सर हाइड्रोजन को नॉन मेटल कंसीडर किया जाता है, और हाइड्रोजन को जो पीरियोडिक टेबल में है वो मेटल्स की उसमें रखा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन भी बच्चे पूछते हैं कि सर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को क्यों रखा जाता है, वो तो नॉन मेटल है। तो बेटा वो जो हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की भी होती है, ठीक है, वो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए कंपैरिजन के लिए हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है। जी हाँ, नॉन मेटल होते हुए भी हाइड्रोजन को तुम्हारी एनसीईआरटी ने, हमारी एनसीईआरटी ने रिएक्टिविटी सीरीज में रख रखा है। जी हाँ, तो उस क्वेश्चन का आंसर यही है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि सर अब कोई भी एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में अपना वैलेंस शेल क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो बताओ, क्या सोडियम ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये? अब मैं आपको एक चीज की पॉइंट देता हूं, अगर किसी को आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है, फॉर कंप्लीशन या फॉर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, तो वो क्या क्या कर सकता है? पहला, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जी हां, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जी हां, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, जी हां। ये तीन चीजें 9th क्लास से बच्चों को पढ़ानी चाहिए कि फॉर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल
हर कोई एलिमेंट क्या क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा गेन करता है, कौन सा लूज करता है, कौन सा शेयर करता है? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जिनके आपकी नॉलेज के लिए केवल क्लास 10 के लिए, क्लास 11 में इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों को समझ में आती है। तो अगर क्लास 10 के लेवल पे बात करूं तो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होते हैं वो लूज कर सकते हैं। अरे भाई 1, 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना आउटर मोस्ट शेल कैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? जैसे सोडियम है लूज कर, अरे इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ना 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत भारी चीज होती है, ठीक है ना? हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए आसान है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके 1, 2, 3 होते हैं वो तो करते हैं लूज, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जैसे कार्बन आएगा 4th चैप्टर में जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, तो उनका ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर। और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 होते हैं, 8 नहीं, 8 तो भरा हुआ है यार, 8 को मत ले लेना। हाँ, ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो बेटा इधर आ जाओ, यही होते हैं मेटल्स, ये होते हैं मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। कार्बन आपका नॉन मेटल हो गया। यहां पे आप 5, 6, 7 देखेंगे, जी हाँ मेटलोइड आएगा बच्चों के दिमाग में, पूरा वाले दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। अभी हम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे? नॉन मेटल। बिल्कुल जनरल चीज बता रहा हूं, उसमें मेटलोइड मत लेके आ जाना, ठीक है? मेरे को पता है मेटलोइड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मैंने कार्बन वाला जो तुम्हारे सिलेबस में है, कार्बन और सिलिकॉन तक भी हम पहुंच जाते हैं, वो वाला हो गया, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आ गए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे। यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जी हाँ, तो ये बता दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि स्टेबल होना चाहेगा। ये लो, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8। ये लो, अगर यहाँ पे मैं लिखूं टेंडेंसी, यहाँ पे लिखूं मैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसमें एग्जांपल क्लोरीन का ले लो, 2,8,7 प्लस इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। अरे ये वैलेंस शेल हुआ ना यार, इसका लिखना सिखाया था ना लास्ट क्लास में, भूल गए क्या? वैलेंस शेल। और ये क्या बना देगा? Cl माइनस। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देख लो, यहाँ पे Cl माइनस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,8 भर गया। देखो इसका भी आउटर मोस्ट शेल भर गया, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी आउटर मोस्ट शेल, तुम यही बोलोगे भर गया, तुम्हारे लेवल तक तुम यही बोलोगे कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 11th क्लास में जब तुम जाओगे तो इसको ऑक्टेट रूल के नाम से पढ़ाया जाएगा तुमको। जी हाँ, ऑक्टेट रूल के नाम से पढ़ाया जाएगा कि हर कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, हाइड्रोजन को छोड़ देना, लिथियम को छोड़ देना, और बाकी के सब, क्योंकि भैया हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो डुप्लेट पूरा करना चाहता है। देखो मैं 2 चीजें बता देता हूं तुमको एक्स्ट्रा ही, डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑक्टेट रूल पढ़ाया जाता है, मैं 10th क्लास में बता देता हूं, जिन बच्चों का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है उन बच्चों को, ठीक है? हर कोई नहीं झेल पाता 10th क्लास में ये बातें। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। डुप्लेट का मतलब क्या होता है? अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जनरली एग्जांपल हाइड्रोजन बताया जाता है, बस सिंपल सा आप ये ध्यान रखो। लिथियम भी बोल सकते हो, क्योंकि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेता है? 2 बना लेता है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। ये देखो, ये जो फंडा है ना, ये तुमको एक जगह तो बहुत मुश्किल देखने को मिलेगा, है ना, कि भैया बहुत बेसिक से आप बता रहे हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन। अब अगर तुमको ये सारी बातें समझ में आती है ना, अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वो तुमको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जो हमारा टॉपिक का नाम था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें मैं और एग्जांपल लूं, तुम्हारा मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। इतने हैं तुम्हारे सिलेबस में। यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे तुम्हारा आ जाएगा नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, क्लोरीन की मैंने ले लिया। ये सब नॉन मेटल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। तो सर जो हमारा टॉपिक था ना, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए उसकी बात कर लेते हैं।
कि सर मैंने सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, चलो सर इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा के देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, करवाओ रिएक्ट, क्या होता है देख लेते हैं, आ जाओ। सोडियम को सर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं? सोडियम को सर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। सर क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं? सर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अरे वाह, दोनों की मौज हो गई। सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट करवा दो तो कंपाउंड बनेगा, उसका ही नाम होता है सोडियम क्लोराइड। आओ देख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को अभी मैंने बताया था 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जितने मैं और बेसिक पे जाऊं कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया 1 + 4, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता 2 + 4, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता 3 + 4। जी हां, तो यहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। इसको मैं थोड़ा सा चलिए अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। अब मैंने सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाया है। किसको रिएक्ट करवाया है? सोडियम और क्लोरीन को। तो यहां पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। यहां पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पे क्या बन जाएगा? Cl-। अब मैं तुमको ये डायरेक्ट पढ़ा देगा, तुमको कुछ ही समझ में नहीं आता। अब तुमको एक एक चीज पता है, एक एक चीज। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों यूज कर रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। एक एक चीज पता है ना। अपना आउटर मोस्ट शेल क्या कर दिया इसने? कंप्लीट कर दिया। अपना आउटर मोस्ट शेल क्या कर दिया इसने? कंप्लीट कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम बिल्कुल आराम से देख रहे हो तो देखते जाना यहां पे हुआ क्या है। अगर मैं फाइनल रिएक्शन लिखूं इसकी, तो सोडियम रिएक्ट किया क्लोरीन, अब Cl तो मिलता नहीं है, Cl2 मिलता है, तो Cl2 से रिएक्ट किया और क्या बना दिया? NaCl। और यहां पे आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जी हां, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी ने तुम्हारे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब सीधा सा ये होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना किस पे? उस एलिमेंट के सिंबल पे, उसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे मेरे को एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी दे रखा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो बेटा ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6। हम सीख चुके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना दोगे? ऐसे बना दो, ये लो। सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछता तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो। अरे भाई दिक्कत क्या है? जब अब चाहे तो इसको डॉट से बनाओ चाहे क्रॉस से बनाओ। कॉन्सेप्ट सीख लिया ना यार, कॉन्सेप्ट सीख लिया ना। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऑन सिंबल ऑफ एलिमेंट। आराम से देखो, अगर कंपाउंड होगा तो कंपाउंड के ऊपर बना देंगे। अभी हम एलिमेंट की बात कर रहे थे, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। क्या दिक्कत आ रही है? जब कॉन्सेप्ट सीख ले तो क्या दिक्कत आ रही है? आराम से समझ सकते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, बहुत ही शानदार है। और आपको एक बार बस एक एग्जांपल मेरे को तरीके से समझाना होता है, बाकी बच्चे खुद ही कर लेते हैं। ठीक है ना? आप भी ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आप भी ऐसे ही बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसको दिखाना कैसे है आपको। एनसीईआरटी इसको 3 नंबर में आपको पूछा जाएगा सीबीएसई में। तो आइए इसको दिखाते कैसे हैं। आइए, ये आपने लिख लिया हो, बहुत बेसिक से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंसली सुनते जाना है ना, पेशेंसली सुनते जाना। चलिए, तो यहाँ पे हमने सोडियम को दिखाया, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने Cl को दिखाया। रिप्रेजेंटेशन है, बस अच्छा लगे इसलिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया, यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। इसने ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दी। ठीक, तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। बताओ सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो कितना प्लस चार्ज बनेगा? 1 प्लस चार्ज बनेगा। Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना माइनस बनेगा? 1 माइनस बनेगा। आराम से देखो, आराम से देखो, माइनस। यहां यही NaCl है। आराम से देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 1 माइनस क्यों बनाया? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। 2 माइनस क्यों बनाते? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहां पे Na+ और Cl- के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्ज है ना यार, तो उनके बीच में, हाँ, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। बताओ ये कैसे बना? आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन कैसे बनी? सर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, तुम भी बना सकते हो, मैं ही नहीं तुम भी बना सकते हो, ठीक है ना, हाँ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू, वन एटम ऑफ एलिमेंट लिख सकते हो, वन एटम टू अनदर एटम, आराम से लिखो, टू गेन या टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, या टू अटेन क्या, आउटर मोस्ट शेल क्या होना, कंप्लीट होना, या मैं लिख देता हूं टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, या इन रिजल्ट कैसे लिख सकते हो, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस समझ में आना इंपॉर्टेंट है ना। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी 15 के 15 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसा नहीं होता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन कंप्लीट होता है, कंप्लीट निकल गया इलेक्ट्रॉन, सोडियम से निकल गया इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से, इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है, और टू अटेन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे Na+ की कॉन्फ़िगरेशन देखो 2,8 आएगी, यहां पे Cl- की कॉन्फ़िगरेशन देखो 2,8,8 आएगी। अब ये जो बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में मिलता है ना, उनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, या इस मैनर से जिन कंपाउंड्स में बॉन्ड बनता है उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में, जब NaCl MgCl2 का एग्जांपल देख लोगे आप, उसके नीचे डेफिनेशन दे रखी है, बहुत प्यारी बहुत सुंदर। एक खास बात और बताता हूं, बच्चे जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, लाइन टू लाइन बच्चों को मैं पढ़ने को बोलता हूं, बिल्कुल ऐसे घोल के पी जाते हैं बच्चे एनसीईआरटी को। कैसे घोल के पीना होता है, एक लाइन लिख रखी है कि सर NaCl की जो यूनिट है ना, वो मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, ये मिलेगी आपको, ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आयंस की तरह एग्जिस्ट करता है, Na+ और Cl-। ये जो स्ट्रॉन्ग, अब देखो इसी से आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। हाँ, ये वीडियो बड़ी बन सकती है, बट पेशेंसली सुनते जाना, क्योंकि मैं इसी में सब कुछ बताने वाला हूं तुमको। आयनिक कंपाउंड का चैप्टर 3 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। NaCl मॉलिक्यूल्स की हम बात नहीं करते हैं, इनकी जो फंडामेंटल यूनिट क्या है, आयंस है। बात समझ में आ गई, ये लाइन मिलेगी आपको एनसीईआरटी में, गारंटी देता हूं, ठीक है। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, घोल के मैं भी पी गया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी पी जाए उस घोल के, ठीक है ना। और आपको तो कुछ ही टाइम में आपको घोल के पीना है, तो एक एक लाइन पढ़े, समझ में आएगी तो पी जाओगे आप भी, ठीक है ना। चलिए, रटने की नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, दोनों कान खोल के, समझ में आएगा तो अपने आप याद रह जाती हैं चीजें। चलिए, अब हम बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड हो गया सर, आयनिक कंपाउंड हो गया सर, आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी बता दिया, यही होता है कंप्लीट, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यही होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ पे ही, आप अभी मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, घबराओ नहीं, मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा, पहले एग्जांपल लेते हैं फिर प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। चलिए, तो जैसे एनसीईआरटी ने MgCl2 भी बना रखा है, क्या बना रखा है, MgCl, ये आपने लिख लिया होगा, और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। कंटेंट समझ में आना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा, डेफिनेशन आप कहीं भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की लिख के आना, चाहे जो मैं बता रहा हूं वो भी मत लिख के आना, जो मैं बता रहा हूं वो भी मत लिख के आना, क्योंकि सीबीएसई चेकिंग जो करता है वो एनसीईआरटी के हिसाब से चेक करता है। तो आप प्रीफर एनसीईआरटी की डेफिनेशन करना, और नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज में तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मार्क्स नहीं करते, लैंग्वेज लिखना है ना पेपर में, इसलिए। चलिए, तो अगर हम बात करें MgCl2 की, तो MgCl2 की बात करें तो Mg कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2,8,2, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इसी कॉन्फ़िगरेशन 2,8, Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 Cl है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो Cl+ 1 इलेक्ट्रॉन, Cl-, यहाँ पे Cl- 2,8,7। तो MgCl2 की हम बात करें तो MgCl2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने एक Cl बना दिया, ये मैंने एक Cl बना दिया, 2 4 6 7, 2 4 6 7, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिलवा दो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिलवा दो। बताओ Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, एक ही Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, Mg2+। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 10th क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं सर यार एक Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अरे भाई 2 Cl ने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो एक ही नेगेटिव चार्ज बनाना है, 2 मत बना देना। अपने घर का राज नहीं चल रहा कि सर बट रहे इलेक्ट्रॉन, ऐसे मत कर देना।
तो यहाँ पे कितने Cl है? 2 Cl है। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उन्होंने? एक इलेक्ट्रॉन लिया है। कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे -1 बनेगा, ध्यान से सुन लेना। और कितने Cl आएंगे? 2 Cl आएंगे। बच्चों को यहां पे ही दिक्कत आती है, इतने साल से मैं देख रहा हूं, वो रट के बैठ जाते हैं। यहां पे Cl का 2 माइनस आएगा, 2 माइनस नहीं आएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट एक गेन कर रहा है तो एक ही माइनस आता है। 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दिए तो 2 प्लस आया, 2 माइनस नहीं आएगा। 2 माइनस कब आएगा? आओ उसको भी देख लेते हैं। ये आ गया हो आपको समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ, अगर मैं Na2O बनाऊं, Na2O की जब हम बात करते हैं, Na2O की बात करते हैं जब हम, तो अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है बेटा। 2 Na लिखे, एक ऑक्सीजन लिखा। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने एक सोडियम बनाया, यहाँ पे एक सोडियम बनाया, ये लो, टिंग 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 टिंग। तो ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये लो, ये, क्योंकि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना था और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2। तो Na के ऊपर +1 ही बनाना, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 नहीं दिए। अब हाँ, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -2। तो ये आपका बन गया Na2O। आराम से बना सकते हो। ऐसे एनसीईआरटी ने CaO दे रखा है, वो भी तुम आराम से बना सकते हो। ऐसे एनसीईआरटी ने CaCl2 दे रखा है, वो भी तुम आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम आराम से बना सकते हो। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूं। किसकी? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, आराम से सुनते जाना, ये आ गया होगा आपको समझ में। नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो फिर दिक्कत ना आए बच्चों को। दिक्कत कहां आती वो मैंने समझा दी। Na2O का भी एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। जैसे CaO समझाऊं तो Ca में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लो, एक साथ ही दे देगा ना यार। अब फॉर्मूले में ही अगर एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन है, तो तुम क्या 2 कैल्शियम डाल दोगे अपनी मर्जी से? एक ही कैल्शियम है ना। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? अब Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 प्लस आया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ऑक्सीजन पे कितना माइनस आएगा? 2 माइनस आएगा। आराम से देखो ना यार, काहे को जल्दी है, कहां जाना है तुमको भाग के? भाई इतने से 4 ही तो चैप्टर है ना केमिस्ट्री के, 4 ही चैप्टर ना, साल भर होता है ना तुम्हारे पास। साल भर बहुत बड़ा टाइम होता है बेटा, साल भर बहुत बड़ा टाइम होता है। घोल के पी जाते हैं बच्चे एनसीईआरटी को। हाँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम भी घोल के पी जाओ। तो ये CaO बन गया, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़नी आपको एनसीईआरटी में से, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता था? सॉलिड्स में। उसके बाद किसमें होता था? लिक्विड्स में। उसके बाद किसमें होता था? गैस में। ऐसे डिफाइन करते थे ना, तो वही डिफाइन डेफिनेशन करनी है यहाँ पे भी, वैसे ही डिफाइन करना है कि आयनिक कंपाउंड में, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसलिए इनकी जो फिजिकल नेचर होता है, कैसे मिलते हैं? सॉलिड में मिलते हैं। अरे तुम नमक खाते हो यार, मतलब NaCl यार सॉलिड में मिलता है ना। हाँ, तो यही है रीजन। क्या दोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स मत लिख देना, दोनों कान खोल के सुन लो, बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस लिखना है। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस लिखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस लिखना है। ध्यान से दोनों कान खोल के सुन लेना। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करें, मेल्टिंग। अब तुम इस पे प्रेशर डालोगे, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, ये भी लिख रखा है एनसीईआरटी में, तुम पढ़ सकते हो आराम से। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? चलो बताओ कि टेम्परेचर दो और वो सब्सटेंस क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। जिस टेम्परेचर पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हो? मेल्टिंग पॉइंट। अब मेरे को एक चीज बताओ, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या तुमको ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए? ये हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो, बात तो सही बोल रहे हो। अगर किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो क्या उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा? नहीं, उसको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहां पे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी। अब मैं अभी तो डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। जब मैं
कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करूंगा तो उसको डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो और ज्यादा बड़ी बन जाएगी और मेरे को पता है तुमको अभी बड़ी बड़ी वीडियो बनाने का देखने का शौक नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में ज्यादा चीजें तुम्हारे तक पहुंच सके, लेकिन इतना भी कम टाइम नहीं हो कि तुमको कुछ समझ में ही नहीं आए, है ना। सॉल्युबिलिटी, अब तुम देखोगे कि आयनिक कंपाउंड्स को एक नाम और बोला जाता है, बताओ क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कौन से कंपाउंड्स बोला जाता है? जी हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है। किनको? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड का ही दूसरा नाम है क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जी हाँ, ध्यान रखना। तो ये क्या होते हैं बेटा? नेचर में पोलर होते हैं। पोलर क्या होता है? Na+ और Cl- पे चार्ज है ना, यही होता है। अगर ऐसे अपोजिटली चार्ज्ड पोल्स बन जाए, फिजिक्स में पढ़ते होंगे तो अपोजिटली चार्ज पोल्स बन जाए, वही अभी तुम्हारे लेवल के लिए मैं पोलर बोल रहा हूं। और पोलर, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, और ये जो डिसॉल्व होते हैं ना, वो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, इजीली डिसॉल्व। अब अभी के लिए तुम ये याद रख लो, जब मैं 4th चैप्टर मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स की बात बताऊंगा तो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी तो ये तुम अभी ध्यान रख लो कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं, बट किसमें सॉल्युबल नहीं होते? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जी हाँ, लाइक डिसॉल्व, लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में कर लूंगा। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होते हैं? आसानी से पानी में, केरोसिन में, इनमें डिसॉल्व आसानी से नहीं होते हैं। चलिए, 4th जो प्रॉपर्टी है ना, उसको मैं तुमको बहुत डिटेल में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वहां से, तो आराम से देखते जाना प्लीज, है ना, पेशेंसली सुनना। अगर आपने पेशेंसली नहीं सुना ना तो फिर गेम हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, 4th प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4th प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अच्छे से दोनों कान खोल के सुनना। और कोई भी कंपाउंड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हम देखते हैं ड्यू टू फ्री आयंस। जी हाँ, किसी भी सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम देखते हैं, अगर उसमें फ्री आयंस होंगे तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहले चैप्टर में भी ये बात आती है, दूसरे चैप्टर में भी ये बात आती है, तीसरे चैप्टर में भी ये बात आती है, और चौथे चैप्टर में भी ये बात आती है कि अगर किसी सॉल्यूशन में फ्री आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब आते हैं NaCl यानी आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है पढ़ाने का, ठीक है। आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताए थे। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अरे बोलो यार, होता है कि नहीं होता? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस होते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली यार सॉलिड है यार, दोनों आपस में अपोजिटली चार्ज आयन जुड़े हुए हैं ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो फ्री आयंस कहां से होंगे? नहीं होंगे। एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। तो इसकी वजह से नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, बहुत फेमस, बहुत बार पूछा जा चुका है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं बेटा मोल्टन, मोल्टन को आप लिक्विड स्टेट भी बोल सकते हैं या एक्वस। एक्वस बोले तो पानी में क्या? पानी में सॉल्यूशन, हाँ, उसी को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है वो वीक हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाते हैं? आपके लिक्विड स्टेट में फ्री आयंस प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। और अगर फ्री आयंस मिल गए तो मजे हो गए ना। ये क्या कर देगा? कंडक्ट, क्या कर देगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, यही आपको बस डिटेल में लिख के आना है। एक्वस और मोल्टन स्टेट में, जैसे इसको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तुमको कि NaCl लिक्विड और नहीं एंड लिख सकते हैं हम, एंड NaCl एक्वस।
ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। चलिए, तो मैंने पूरा मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड और उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर हेल्पफुल रहे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो और आपको मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी। मतलब अगर आप पेशेंस भी सुन रहे हो तो मजा आ जाएगा सब्जेक्ट में। गारंटी कुछ नहीं दे रहा मैं, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, बस आप सुनोगे, वो आप खुद ही बता दोगे मुझे जितने ज्यादा आप बच्चों तक पहुंचाओगे। और आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए।